आ जाते हैं एंड हमारे साथ इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। 20 साल से एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, लेकिन गायनी के एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, इनफर्टिलिटी को टेस्ट ट्यूब के जरिए सॉर्ट आउट करने की जो इनकी कोशिश है वो पिछले 6 साल की है। और आज हम टेस्ट ट्यूब के हवाले से, क्योंकि जब पहली दफ़ा आपने और हमने सुना था तब भी हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था और आज तक बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो हमने सोचा कि उन लोगों के लिए जो ऑप्ट करना चाहते हैं कोई ना कोई तरीका, जो इनफर्टिलिटी का शिकार है, उनको हम बताएं कि टेस्ट ट्यूब क्या है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब की डेफिनेशन, और हम चाहते हैं कि उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी इस सदी की इस तरह से अनमोल इजाद है कि इसके मौजूद को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे माशरे में इस इतनी बड़ी इजाद को वो एप्रिसिएशन नहीं मिली जो ये डिज़र्व करती है। ओके। बल्कि ज़्यादातर लोग इसको मनफी अंदाज में देखते हैं। ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि इसको क्रिटिक ज़्यादा फेस करनी पड़ी है बजाय इसके कि इसको इसकी एप्रिसिएशन मिलती। ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें उन लोगों को भी बच्चे नसीब हुए जिनको नेचुरली या नॉर्मल तरीके या सादा इलाज से कामयाबी हासिल ना हो सकी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचुरल वे ऑफ प्रेगनेंसी। सिर्फ इतनी सी बात लोगों के समझने की है कि प्रेगनेंसी ना अंडादानी में होती है जिसको ओवरी कहते हैं, ना बच्चादानी में होती है जिसको रहम कहते हैं। प्रेगनेंसी एक्चुअली ट्यूब में स्टार्ट होती है और ट्यूब बच्चादानी के ऊपर एक साइड पे होती है। ओके। पहले 5 दिन प्रेगनेंसी उस ट्यूब में रहती है, उसके बाद ये रहम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके। अगर किसी की ट्यूब डिफेक्टिव है तो ट्यूब वाला काम जो 5 दिन का काम है उसको अगर लेबॉर्ट्री में किया जाए और प्रेगनेंसी को रहम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। ठीक है जी हाँ। तो इसलिए जनरली स्पीकिंग लोग इसमें ये फहम पीछे रखते हैं कि ये कोई मसनूई तरीका है और इसमें बच्चा किसी शीशे के जार में पलता है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक लेबॉर्ट्री में जाएं और वहाँ जाके एक बेबी बुक करा लें। शीशे में देख के 5-6 बेबीज हैं उनमें से किसी को बुक कर लें और फिर आप उसको हर 3 महीने बाद हर महीने देखने जाएं हमारा बच्चा अब कितना बड़ा हो गया है और एंड में फलां डेट को हम जाएंगे तो आओ बच्चों उस लेबॉर्ट्री से बच्चा ले आएं। ऐसा नहीं है। ओके। इट्स वेरी सिंपल कि 4-5 दिन का जो प्रोसेस है जो ट्यूब में गुजरता है जी, उसको हम लैब में करके जब बच्चे की जब प्रेगनेंसी की एज 72 आवर्स से 5 दिन तक हो जाती है अच्छा, तो उसको एक ट्यूब के ज़रिए या एक नाली के ज़रिए यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाकी टोटल अगर प्रेगनेंसी का दौरानिया 280 डेज़ है तो उसमें से 276 डेज़ बच्चा यूट्रस में ही गुजारता है। तो इसलिए इसको आप मसनूई, आर्टिफिशियल, आप इसको नॉन नेचुरल, ये बात आप इसको नहीं कह सकते। इट इज़ असिस्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट ओवरटेकिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा। और इसमें बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस रहे या कंसेप्शंस हैं कि पता नहीं जो हकीकी माँ बाप होने चाहिए ये उन्हीं के एलिमेंट्स से आप प्रेगनेंसी करवाते हैं या उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लोगों को इस तरह के शक और शुबहात भी होते हैं कि क्या आप जो मेल एंड फीमेल कंटेंट है वो माँ और बाप का ही यूज़ करते हैं या फिर किसी और की शमूलियत भी हो सकती है। ये बड़ा पर्टिनेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपने बहुत ही अच्छा किया है कि आपने इसको हाईलाइट किया है। जितने भी सर्टिफाइड सेंटर्स हैं रन बाय द प्रोफेशनल्स, उनको चूंकि वो पेशेंट से पहले पूरी काउंसलिंग कर लेते हैं कि सक्सेस रेट जो है वो 100% नहीं है। इस इलाज की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ आपके प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं, हम उसको टेक ओवर नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए जब हम किसी को गारंटी दे देते हैं कि जी गारंटी नहीं देते कि प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती, हम आपको हेल्प कर गए, अगर हो गई तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हम ये लीगली अलाउड ही नहीं है कि किसी और के जर्म्स इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा। इसलिए जो लोग क्वालिफाइड है वो तो इस चीज़ के बारे में, आज देखें ना, आज मीडिया का दौर है
कोई भी आपको किसी वक्त चैलेंज कर सकता है। डीएनए अवेलेबल है, अगर किसी को डाउट हो तो वो डीएनए टेस्टिंग करा सकता है। सही। इसलिए जो लोग और दूसरी बात यह है कि आपने एक केस तो नहीं करना, आपका लाइफ टाइम करियर है जी। तो आप ऐसा काम क्यों करेंगे जो आपके करियर के ऊपर एक सिंगल केस आपका अगर पकड़ा जाता है तो आपका पूरा करियर खराब हो जाता है। मुझे एक चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि आपने कहा कि 100% सक्सेस रेट नहीं है, कितने % सक्सेस रेशियो होता है? और एक दफा अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आप कितनी दफा ट्राई वन टाइम पे करते हैं? वन टाइम ही ट्राई करते हैं या क्या प्रोसीजर होता है जब तक ट्राई करते हैं जब तक कंसेप्शन हो ना जाए? देखिए, कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी 13 साल की उम्र में शुरू होती है जब बलोगत या प्यूबर्टी आती है और इट गोज ऑन अप टू द एज ऑफ 40-45, जिसमें हर महीने एक चांस होता है इसका। और आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब के लिए आप एवरी 3 मंथ एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू कैन अफोर्ड इट। इसमें जो 1 महीने या 20 दिन का ये प्रोसीजर है, इसलिए अगर आप इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एवरी 3 मंथ ये प्रोसीजर अगेन एंड अगेन करा सकते हैं जब तक कि आपको कामयाबी हासिल ना हो। वन टाइम में 3 मंथ्स होता है? नहीं, वन टाइम इज 21 डेज, 21 दिन लगते हैं एक टाइम में करने में। लेकिन आपका सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि कितनी दफ़ा करवाया जा सकता है, तो उसका आंसर ये है कि आप जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा करा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू कैन अफोर्ड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। सही। और दूसरा आपका सवाल था कि इसमें कॉस्ट इसमें चांसेस जो है ये सक्सेस रेट कितनी है? सक्सेस रेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी इनफर्टिलिटी की कॉज क्या है। अच्छा। पाकिस्तान में एक बड़ा इशू ये है कि लोगों को ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि रिप्रोडक्शन की एज, बेस्ट एज जो है वो 20 और 35 साल पे आती है फॉर ए वुमन। खवातीन के लिए 20 से 35 साल की एज को आप रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। अच्छा। ज़्यादातर लोग आईवीएफ की तरफ रुझान लोगों का आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी 35 से 40 साल के दरमियान लोग सोचते हैं कि इसको हम करा लें। और 40 साल के करीब पहुंच के इसका एज रिलेटेड सक्सेस कम हो जाता है। अगर आप एक पेशेंट कपल लें जिसकी एज 27-28 हो और उनमें डिटेक्टेबल पैथोलॉजी अगर नहीं है कोई, तो उनमें सक्सेस रेट इसका 60 to 70% तक जा सकता है। लेकिन अगर आपके ऑड सारे उलट हैं कि आपकी एज भी जो है वो 40 के करीब है और आपको पेट के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हैं, हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज उसको कहते हैं, जैसे ट्यूबें खराब हो जाती हैं, इन्फेक्शन हुआ है, इसमें एक बड़ा रोल आता है दाई का। हमारे यहाँ लोग सडनली शादी के फौरन बाद दाई की तरफ चल पड़ते हैं और दाई एक पुड़ी यूज करती है जो वो इंटरनली प्लेस करती है, उसमें केमिकल होता है और वो केमिकल ट्यूब्स को अंदर से बंद कर देता है और उससे यूट्रस भी बंद हो जाता है अंदर से। ऐसे पेशेंट्स के लिए सक्सेस रेट पर नीचे आ जाता है। सो हमें ये देखना होता है कि कोई कहता है जी 100% है, कोई कहता है 90% है, कोई कहता है 30% है, कोई कहता है 15% है। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। जो गुड केसेस हैं उनमें इट कैन गो अप टू 60-70%, और जितने उसमें ऑड फैक्टर्स आते जाएंगे उस हिसाब से सक्सेस रेट नीचे आता जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात डॉक्टर साहब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने यहाँ दाई की जो बात की थी, हमारे यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी हुई है तो वो अगले 3-4 महीने में कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द नेचुरल टाइम, यानी जिस वक्त तक कपल वेट कर सकता है, उसमें कोई ऐसा मतलब डरने की बात नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक वो नेचुरली या नॉर्मली वेट करके देख सकते हैं और उसके बाद वो किसी ट्रीटमेंट की जानिब जाए? इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि प्रेगनेंसी में पूरे महीने में कितने दिन प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, आई थिंक दिस इज अ डिटेल्ड आंसर। तो पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये सवाल कि आपकी शादी हुई है और उसके बाद लड़कियां अमूमन बहुत टेंस्ड हो जाती हैं क्योंकि घर वालों की, ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी आप उनको कोई गुड न्यूज़ सुनाएंगे, तो कितना अरसा नेचुरली या नॉर्मली आप वेट कर सकते हैं या करना चाहिए, डॉक्टर साहब से हम ये मालूम करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौहान साहब। गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं, मेनली टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में आज हम इनसे बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट से हम गए थे वो मेरा सवाल था, किस हवाले से? आपका सवाल ये था कि शादी के बाद कितना अरसा वेट करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोबेबिलिटी है 1 महीने में प्रेगनेंसी का एक चांस होता है और वो सिर्फ पूरे 30 डेज में
3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट जगह पे काम करते हैं तो ऐसा चांस हो सकता है कि वो 3 दिन वो इकट्ठे ही ना हो सकें और मंथ पे मंथ गुजरता जाए जी। तो फिर आप लाइफ का पैटर्न तो शादी के बाद चेंज नहीं कर लेते कि आप एक जगह इकट्ठे ही रहेंगे और आप कहीं स्प्लिट नहीं होंगे। लोग आते जाते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं। तो जनरली स्पीकिंग 1 साल चाहिए। 1 साल तक हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें 1 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी का इंतज़ार करना चाहिए। उसके लिए जो मैं मैसेज यहाँ छोड़ सकता हूँ वो ये है कि आपको फर्टिलिटी डेज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि अगर आप शहर में नहीं भी रहते तो आप फर्टिलिटी डेज़ को कैलकुलेट कर सकें। हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश कैलेंडर है, एक इस्लामिक कैलेंडर है, एक देसी कैलेंडर है। गायनी के हिसाब से एक डिफरेंट कैलेंडर है विच इज़ कॉल्ड विमेन कैलेंडर एंड विमेन कैलेंडर गोज बाय द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डे 1 हम उसको कहते हैं द डे मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। और डे 14 से लेके डे 22 तक जो पीरियड है दैट इज फर्टाइल पीरियड। दैट इज द कंसेप्शन इफ पीपल कैन कैलकुलेट इट एंड यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिबिलिटी तो रिजल्ट्स जो हैं वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बगैर भी आ सकते हैं। और उसके लिए ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है उसमें, लेकिन ओव्यूलेशन और व्हाटएवर इट इज, मैं शायद प्रोनाउंस उस तरह नहीं कर पाती इसको, ये जरूरी है क्योंकि विमेन टू विमेन ये डिफर नहीं करता कि 14 डेज से पहले शुरू हो जाए, 22 डेज से पहले खत्म हो जाए। हम इसको डिफाइन करते हैं विमेन कैलेंडर को द मंथ इज ऑफ 28 डेज। ओके 28। अगर कोई 28 डेज के साइकिल में है तो उस पे ये लागू होता है 14 टू 22nd डे। अगर किसी के जितने दिन पहले हैं या बाद उसको आप 14 से नीचे ले जाएं और जितने उसके बाद हैं उतने 14 के बाद ले जाएं तो आप उस। और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं या इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं तो काफी सर्च इंजन्स पे जाके कुछ कैलकुलेटर्स भी हैं जिसपे आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका वो टाइम कौन सा है। यकीनी तौर पे ये चीजें भी फैसिलिटी है मिल जाती है, इंटरनेट फैसिलिटी आपको हेल्प करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और दवा है जो यूजुअली 6 महीने बाद भी अगर आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट लेडी के पास जाएं तो वो आपको कह देती हैं कि जी ये क्लोमोफिन कंसेप्शन करा लें, 3 महीने का वो कोर्स होता है, वो दवा आपने खानी होती है। ये कितना सूटेबल है? ये एक तरीका बड़ा कॉमन है, मैंने अक्सर लोगों को सुना। देखें, आपने जो लफ्ज प्रोनाउंस किया ओव्यूलेशन, एक्चुअली ओव्यूलेशन इज ए मस्ट फॉर प्रेगनेंसी। और ये जो ड्रग जिसका नाम लिया आपने, ये ओव्यूलेशन की सिंपलेस्ट ड्रग है। इससे आगे और जो ड्रग्स हैं वो इंजेक्शंस की फॉर्म में आती हैं। तो अगर हमें ये पता चले कि किसी खातून में ओव्यूलेशन इशू है तो उसमें क्लोमिफीन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक जायज़ है। सवाल सिर्फ ये है कि कब शुरू करना चाहिए। इसमें इनफर्टिलिटी या बांझपन कोई बीमारी नहीं है, ये एक ख्वाहिश है। और डॉक्टरों को पेशेंट की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आ जाती है जो आगे कहती है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, आई शुड बी हेल्प्ड, तो हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हम उसको हेल्प नहीं करेंगे तो वो किसी और के पास जाएगी। और अगर सारे डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो दाई के पास जाएगी। और अगर दाई उसकी हेल्प करेगी तो उसका इंटरनल सिस्टम बर्न आउट हो जाएगा। उसके बाद शायद डॉक्टर भी उसकी हेल्प ना कर सकें। इसलिए किताबें अपनी जगह पे हैं, वो कहती हैं कि साल तक आप किसी को ट्रीट ना करें, बट दे आर रिटन ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। हमें अपने माशरती इश्यूज को फोकस करना चाहिए अपने माशरे के हिसाब से। और अगर आपकी पेशेंट को डिमांड है कि मुझे हर सूरत में असिस्टेंस दें तो हम उसको पहले फर्टिलिटी सिस्टम समझाते हैं। हम उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस में नहीं जाते, हम उसको इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन 2 सिंपल टेस्ट हैं, इनमें एक अल्ट्रासाउंड है खातून का जो नॉन इन्वेसिव है, डज नॉट कॉस्ट ए लॉट। और दूसरा जो इशू बर्निंग इशू है ना, वो है मेल का टेस्ट, जो जाते ही नहीं। कि हम साल तक औरत को तो टेस्ट करते रहते हैं, हम औरत को प्रेशराइज तो करते रहते हैं कि तुम हमारे घर में अच्छाई लेके आई हो या नौसत लेके आई हो, लेकिन हम ये भी इस बात पे एग्री नहीं होते कि हम बच्चे का टेस्ट करा लें, लड़के का टेस्ट करा लें, क्योंकि ये अभी भी प्रॉब्लम नॉन इन्वेसिव सिंपल प्रोसीजर है। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मसला है तो उसको सूनर द बेटर वाली बात है, बजाय इसके कि हम खातून के एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस करा के उसके ऑपरेशन करा के और बाद में आपको पता चले कि देयर वाज अ सिंपल प्रॉब्लम इन द मैन।
Okay. जिसको एड्रेस नहीं किया गया तो ये किसी हद तक जाती है। इस वक्त हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि हमें बेटा ही चाहिए या बेटी चाहिए जिसका रेशियो काफ़ी कम होगा, या हमें ट्विन्स चाहिए। तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए ये पॉसिबिलिटी है? ये आप जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा, मगर उससे पहले एक ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो आप देखिए, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ, और डॉक्टर साहब जब तक मैं वहाँ आ रही हूँ आप इस बात का जवाब दीजिए कि खाने पीने से क्या इंसान की कोई फर्टिलिटी में फ़र्क पड़ता है, औरतों की या मर्दों की फर्टिलिटी में? कोई खाने पीने के हिसाब से ओवर ईटिंग सब पहला इशू है, क्योंकि ओबेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ विमेन, के बॉडी मास इंडेक्स एक जो उसका प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो वो घर में जो एक्सपीरियंस्ड खवातीन होती हैं, बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, वो कहती हैं तुम खाओ पियो बस, तुम्हें कमजोरी है। हाँ, खाने पीने में क्वालिटी फूड इन ए गिवन क्वांटिटी is recommended. Overeating in every respect is not good. ठीक है। मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशल मेडिसिन हैं जिसमें स्मोकिंग सबसे कॉमन है, हाँ। उसको डिस्करेज करना चाहिए। हम उसको मना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम किसी को कहें कि वो एब्सोल्यूट स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। एंड द मैसेज आई वांट टू लीव हेयर इज़ कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपने आप को 5 सिगरेट पर डे से नीचे लेके आए, बजाय इसके कि आप जो एक पैकेट पीता है या 2 पैकेट पीता है उसको अगर आप ये कहें कि आप छोड़ दें तो शायद वो हमारी बात को उतना ना माने, लेकिन रिड्यूस करने पे बहुत सारे लोग राज़ी हो जाते हैं। सो वेट रिडक्शन एंड लीविंग स्मोकिंग कैन हेल्प ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अचीविंग। डॉक्टर साहब, अब मेरी उस बात का जवाब आप दे दीजिएगा। आपका क्वेश्चन था कि IVF या टेस्ट ट्यूब के जरिए हम ट्विन्स या जेंडर सिलेक्शन में कहां तक कामयाबी ले सकते हैं। आपकी अपनी ख्वाहिश हो कि हमारा बेटा या बेटी होना चाहिए, तो जेंडर सिलेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। और इसमें जो टेस्ट ट्यूब के जरिए जेंडर सिलेक्शन होती है इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी क्लोज टू 100% है। अच्छा। कोई दो या 3 लिमिटिंग फैक्टर हैं जो इसको 100% होने से रोकते हैं, वरना अगर हमें कंसेप्टस में जो हम एग एंड स्पर्म मैच करते हैं उनमें बॉय डिटेक्ट हो जाए, अगर बॉय आता ही नहीं है उसमें तो फिर हम दे नहीं सकते। अगर उसमें डिटेक्ट हो जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी 100% के बहुत करीब है। अच्छा। और ट्विन्स का जहाँ तक आपका सवाल है, उसमें हम जनरली टेस्ट ट्यूब बेबी में 3 से 4 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं। अगर 3 के 3 चल पड़ते हैं तो ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर 2 करते हैं तो ट्विन हो जाएगा। एक्सेप्ट अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है, चूंकि ट्विन प्रेगनेंसी को दुनिया में साइड इफेक्ट समझा जाता है। हालांकि आई हैव कंडक्टेड ए सर्वे ऑन माय इनफर्टाइल पेशेंट्स एंड आई हैव आस्क्ड एवरीबॉडी कि वुड यू बी हैप्पी टू हैव ट्विन्स, और आप परेशान हो जाएंगी, तो एवरीबडी वेलकम्स ट्विन्स इन पाकिस्तान। अच्छा। सो हम इसको बेनिफिट के तौर पे लेते हैं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्विन्स हों और ट्विन्स में भी दोनों लड़के हों। अच्छा। ताकि एक ही बारी में हमारी जोड़ी बन जाए। क्योंकि अच्छा, बेटी का कॉन्सेप्ट आज भी अगर कोई IVF करवाता है और उसके बाद उसको रिजल्ट बेटी का पता चलता है, तो क्या अभी भी लोगों का ये रुझान है कि उसको किसी ना किसी तरह रोक दिया जाए? पीपल वेलकम ए डॉटर बट वंस दे हैव गॉट बॉयज। अगर किसी के पास 2 बेटे हैं तो फिर वो बेटी के लिए भी तशरीफ लाते हैं कि हमें हेल्प करें, दैट वी शुड हैव ए बैलेंस्ड फैमिली। लेकिन पहली चॉइस लड़के की है। जिसके पास औलाद नहीं है उनकी डिमांड बेटा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भी अगर 2 बेटियां हो जाएं और बेटा ना हो तो वो कभी बोल पड़ते हैं, कभी खामोश रहते हैं, बस तिश्नगी रहती है। ये सोच हमारे यहाँ, ये सोच अभी आप तभी तब्दील नहीं हुई है, वही है जो पुरानी थी। वही है। अच्छा, और एक क्लोमिफेन कंसेप्शन की तो हमने बात कर ली, जेंडर सिलेक्शन का भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। एक हमारे पास पैनल पे सवाल आया था कि अगर मिसकैरेजेस रिकरेंटली हो रहे हैं, बार बार हो जाते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी IVF ठीक रहेगा? देखें, IVF हेल्प करता है उन लोगों को जिनको प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती। IVF जिन लोगों को कंसेप्शन होता नहीं है उनकी हेल्प करता है। लेकिन अबॉर्शन वाले वो लोग हैं जिनको कंसेप्शन हो जाता है और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करता।
ठीक। सो IVF हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन द मैनेजमेंट ऑफ रेकरेंट, इसको रेकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। हाँ। इसको हम डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बट नॉट विद IVF। इसको हम इसका टेस्ट ट्यूब से लिंक नहीं है। अगर कोई कहे कि जी हाँ, एक पहलू हो सकता है कि अगर किसी के रेकरेंट अबॉर्शन में ये डिटेक्ट हुआ है कि बच्चे में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है, यानी बनावटी नुकसान उसमें नुक्स है कोई, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हुए उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें वो प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसके बाद बेबी को ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम निकल आता है तो वी डू नॉट ट्रांसफ़र। अगर प्रॉब्लम नहीं निकलता तो देन वी ट्रांसफ़र इट, और फिर अबॉर्शन नहीं होता। ओके, फिर नहीं होता। दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प। अच्छा, ये बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद लोगों को ये भी थोड़ा सा उनके जहन में रहता है कि अल्लाह ना करे आगे जाके प्रेगनेंसी कितना सस्टेन करती है, या बच्चे कितने नॉर्मल होते हैं, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं हो जाती, फ्यूचर डेवलपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। ये बड़ा कंसर्न है कि जो IVF से कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं वो नेचुरल प्रेगनेंसी से कितना डिफरेंट है, और उन बच्चों की फॉर्मेशन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा नॉर्मल होगा, एबनॉर्मेलिटी टेस्ट ट्यूब की वजह से तो नहीं आएगी। द आंसर इज नो। IVF से एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, बल्कि IVF कराने से अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाती है, और वो फिर वो ट्रांसफ़र ही नहीं किए जाते हैं एम्ब्रियोज जिनमें वो डिफेक्ट होता है। और आज अगर आप देखें, द फर्स्ट बेबी वाज बोर्न इन 1978। उसकी एज उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो रफली 35 ईयर्स बनती है। तो 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमें IVF के साथ दुनिया में, और 35 ईयर्स में हमने ये देखा है कि जो अब हज़ारों बच्चे पैदा हो गए हैं जो टेस्ट ट्यूब के ज़रिए पैदा हुए हैं, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी नहीं आई, या IQ सब नॉर्मेलिटी ऐसी नहीं आई कि हम ब्लेम कर सकें कि जी टेस्ट ट्यूब से पैदा होने वाले बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी तरह से रूटीन में पैदा होने वाले बच्चों से डिफरेंट है। बल्कि कई जगहों पे लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि दे हैव गॉट बेटर IQs। सही सही। किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मौजू है, अगर हम IVF की बात करें, कि कौन से लोग? अक्सर कपल सोच रहे होंगे कि ये तो आसान तरीका है, फिर पहले IVF अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो IVF करवा लें। देखें, IVF में जो जहाँ से शुरू हुआ था, इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों है? ठीक है। ये बात मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन की थी कि प्रेगनेंसी का स्टार्ट फलोपियन ट्यूब से होता है जो यूट्रस के साथ है। दो लोग ऐसे हैं जो टिपिकली टेस्ट ट्यूब बेबी से बेनिफिट ले सकते हैं। एक वो जिनकी ट्यूबें बंद हैं फॉर सम रीज़न, ट्यूबें उनकी किसी ना किसी बीमारी की वजह से बंद हैं, तो उनको चूँकि स्पर्म एक तरफ से जाता है, एग दूसरी तरफ से आता है, उन्होंने ट्यूब में मीट करना होता है, और अगर वो ट्यूब में दरमियान में ब्लॉक है तो वो मीट नहीं कर सकते। तो इसको आप फेवर कर सकते हैं थ्रू टेस्ट ट्यूब। एक ये है, और दूसरे वो मर्द हजरात हैं जिनकी रिपोर्ट ख़राब है। हम काउंट कहते हैं स्पर्म काउंट, नॉर्मल काउंट इज़ 20 मिलियन पर मिलीलीटर, और अगर किसी की काउंट अंडर 10 या अंडर 5 है तो उनको नेचुरल कंसेप्शन में प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। और ये वो लोग हैं जिनको IVF से पर्टिकुलरली टेस्ट ट्यूब से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि वो पेशेंट, एक कैटेगरी हमारी जो कहती है कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं और हमारा कोई डिफेक्ट नहीं निकला, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो लोग हैं। ये ग्रुप जो है इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये है कि जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास हस्बैंड का सीमन एनालिसिस अवेलेबल है। डॉक्टर साहब सॉरी इंटरप्शन होती है, अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी से ही हम वापस आते हैं। एंड ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं वैसे जो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है मगर उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एक ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। अब कॉम्प्लान के पैक में पाइए एक बेंटन योयो बिल्कुल फ्री। वेलकम बैक नाजरीन, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनफर्टिलिटी पे इनसे बात कर रहे थे और टेस्ट ट्यूब बेबीज को पूरा जहां तक हो सकता है हमने कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश की इस वक्त में। कॉस्ट अब जरा मेजर फैक्टर है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप बता दीजिए कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में बुनियादी तौर पे दवाइयों का खर्चा है। इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं, और
जितना भी इसमें ओवरऑल पैकेज सस्ते से सस्ता भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन के चार्जेस पड़ते हैं, और फिर जितने भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो वन टाइम यूज़ होती हैं। अच्छा। आपकी लैब में जितना भी उसको हम कंज्यूमेबल कहते हैं या उसमें मीडिया आता है वो सारा वन टाइम यूज़ है, वो रीयूज़ नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑन एवरेज 3 लाख के करीब 3 लाख के कॉस्ट करीब करता है वन टाइम। जो वन टाइम को, उसमें मैक्सिमम एक्सपेंस जो है वो सारा कुछ तो इम्पोर्टेड है, लोकल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती इसमें। अच्छा। और डॉलर की प्राइस ऊपर जाने की वजह से इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। नोबडी वांट्स टू लाइक डू इट फॉर ए हायर प्राइस, बट बात सर्वाइवल की है ओके। कि अगर आप जो अपनी कॉस्ट जो है वो भी नहीं चार्ज करते जी। तो अल्टीमेटली फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सही है डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है तो ये भी बता दीजिए कि किस एज में हमें आईवीएफ कराना चाहिए और क्या ये आखिरी इलाज है? ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को आखिरी इलाज के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और ये बात गौर से समझ लें सब लोग कि एज 20 to 35 है बच्चे पैदा करने की। किसी भी कपल को अगर शादी को 3 साल गुजर गए हैं उसके बाद अगर उनको टेस्ट ट्यूब रेकमेंड किया जाता है तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आखिरी इलाज है और हम एंड में जाके कराएंगे। जो लोग 35 इयर्स के एज के बाद आईवीएफ कराते हैं उनका आधा चांस तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादातर लोग 35 के बाद आईवीएफ पे एग्री होते हैं कि नहीं अभी तो हम अब करा लेते हैं। आईवीएफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिग इन करके तो डिफिकल्ट सिचुएशन को बाहर ले आएगी। इट कैन ओनली हेल्प इन ए सिंपल सिचुएशन। जितने कपल इसको 25 और 35 साल की उम्र में करवाएंगे उनका सक्सेस रेट मैक्सिमम होगा। उनमें अगर आप आईवीएफ को लोग ज़्यादातर एक डरावनी चीज़ के तौर पे लेते हैं, एक कर्ज के तौर पे लेते हैं। इसको ये भी इसमें बता दीजिएगा कि ये प्रोसीजर व्हेन यू टेक समथिंग आउट एंड यू पुट इन समथिंग, तो क्या ये पेनफुल है? नहीं, ये पेनफुल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका कंपोनेंट बेहोश करके करते हैं। अच्छा। जिसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट कैन कम एंड गेट दिस प्रोसीजर डन एंड गो होम एंड लिव द नॉर्मल लाइफ। उसी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं, घर के काम काज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि ये महंगा है, इसको हम एंड पे रखेंगे। हाँ। और तब तक उम्र गुजर जाती है, फिर सक्सेस उस तरह से नहीं आती। नहीं है। आखिरी इलाज का मतलब लोग जनरली ये समझते हैं कि इसके से अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो फिर किसी तरीके से भी नहीं होगी, या एक दफ़ा टेस्ट ट्यूब से बच्चा हुआ तो हर दफ़ा टेस्ट ट्यूब से कराना पड़ेगा। ये दोनों बातें गलत हैं। आपको एक दफ़ा अगर टेस्ट ट्यूब से बच्चा होता है तो दूसरी दफ़ा बाद में नॉर्मल बच्चा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस को ख़त्म नहीं करता। अगर आपको आईवीएफ से बच्चा नहीं हुआ तो उसके बाद नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है। इसलिए आप टेस्ट ट्यूब को एक कर्ज ना समझें, खुदा की नेमत समझें और साइंस की इजाद समझें। इट हैज़ कम फॉर द रेस्क्यू ऑफ दोज हु वर नॉट एबल टू हैव बेबीज ऑन रूटीन ट्रीटमेंट। और अब तक कितना सक्सेस रेशियो हो गया होगा? इसका सक्सेस रेशियो ओवरऑल दुनिया में तो ये हज़ारों की तादाद में बच्चे अब आईवीएफ से पैदा हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो यंगर एज में आते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि रूटीन टेस्टिंग में उनके कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं निकलती, उनमें आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और इजीली उनको। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने में कामयाब बचे हुए नहीं होते, लेकिन उनका सिस्टम इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है कि उनको अगले 2-3 महीने में प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाती है। दैट गोज टू द क्रेडिट ऑफ आईवीएफ कि जी आपके सिस्टम को एक दफ़ा इतना एक्टिवेट किया गया है कि वो नॉर्मल फंक्शनल हो गया है और उनके प्रॉब्लम्स निकल आए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ लाए। और अगर लोगों को आपके हवाले से कुछ और जानना होगा या आपसे रब्ता करना होगा तो डेफिनेटली वी आर अ ब्रिज बिटवीन यू एंड द व्यूअर्स। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जितनी चीज़ें कॉम्प्रहेंड हम कर सकते थे या आपको क्लैरिफाई कर सकते थे वो हमने प्रोग्राम के थ्रू किया। थैंक यू वंस अगैन। प्रोग्राम में शादी के हवाले से कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी, कुछ और भी हमारी प्लानिंग्स हैं जो बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं, वो सब हम आपको बताएंगे और आप मुलाहिज़ा भी फरमाएंगे हमारे शो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। यू टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।